सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 5। द पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे हर वीक ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर आप अब तक अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। वीकली आपका एक असेसमेंट हो जाएगा पूरी की पूरी प्रिपरेशन का कि किस तरीके से आपकी चल रही है। सो आज के मॉक टेस्ट की हम बात करते हैं, शुरुआत करेंगे मॉक टेस्ट की। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है अब तक तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये मॉक टेस्ट जो है सैटरडे से लेके और मंडे दोपहर 12 बजे तक लाइव रहता है। तो अगर अभी टाइम बचा है तो आप जाके ये मॉक टेस्ट देख सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो में मेरे साथ साथ में वीडियो को पॉज कर करके एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और जब वीडियो आपका कंप्लीट हो जाए पूरा तो एक बार जरूर बता के जाएं कि आपके मार्क्स कितने बने वीडियो के हिसाब से या फिर जब आपने मॉक टेस्ट दिया है उसके हिसाब से। और अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर डाउट रहता है प्रिपरेशन से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने पिछले 4 मॉक टेस्ट भी डिस्कस करे हैं और जिनमें काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक मिला बच्चों की तरफ से, और जो भी चीज़ें ऐसी थी जो बच्चों को लगा कि और इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए तो हमने आज वो भी चीज़ों को ऐड किया है, जिससे कि आपका एक होलिस्टिक रिवीजन भी होता रहेगा। कंप्लीट रिवीजन के तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन है। 4 पार्ट में ये क्वेश्चन है। पहला पार्ट कहता है बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेडियम द मैच स्टार्टेड, और लास्ट पार्ट आपका कहता है नो एरर। तो आपको अगर तीनों पार्ट में कोई एरर नहीं मिला है तो लास्ट में आप नो एरर मार्क कर सकते हैं। मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली आपको किस अप्रोच से चलना चाहिए। सबसे पहले पूरे सेंटेंस को ब्रेक करते हुए चलें और देखते हुए चलें। सब्जेक्ट वर्ब का रिलेशन देखें, टेंस का रिलेशन देखें, टाइम का रिलेशन देखें, उसी तरीके से आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करें। तो जैसे हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, आपका यहाँ पे दे रखा है बाय द टाइम। बाय द टाइम एक काइंड ऑफ कंजंक्शन के तरीके से काम करता है और ये टाइम का कंजंक्शन है। बाय द टाइम के साथ में आपके दो तरीके के फ्रेज मतलब दो तरीके के टेंसेस मेजर आते हैं आपके एग्जाम में, पास्ट में और फ्यूचर में। सबसे पहले आपको ये समझ होनी चाहिए कि बाय द टाइम जो है वो एक टाइम की डेडलाइन दिखाता है कि भाई इस समय तक। अगर इस समय तक तो या तो हम किसी पास्ट के टाइम को इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि भाई कल की हम बात कर रहे हैं, कल दोपहर 12 बजे तक ये काम हो चुका था, या कल जब तक वो आया तब तक ये काम हो चुका था। या हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं कि जब तक तुम आओगे तब तक ये काम हो चुका होगा। तो जनरली इसको या तो फ्यूचर के रेफरेंस में यूज किया जाता है या फिर पास्ट के। इसीलिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बाय द टाइम के साथ में दो आपके मेजर स्ट्रक्चर बनते हैं। बाय द टाइम के साथ में अगर आगे V1 दे रखा है यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस अगर आपका दे रखा है तो जो मेन क्लॉज है उसके अंदर फ्यूचर का परफेक्ट आएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो फ्यूचर का परफेक्ट क्यों आएगा? तो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको शायद पहले भी ये बात बताई थी कि जब भी कोई टाइम का या कंडीशन का कंजंक्शन होता है तो उसके साथ में आने वाली जो क्लॉज होती है उसके अंदर हम सेल या विल का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां पे फ्यूचर को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट का टेंस यूज करते हैं। अब देखो बाय द टाइम ऑब्वियस सी बात है टाइम को दिखा रहा है और एक तरीके से कंजंक्शन के तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है आपकी, इसका आई सब्जेक्ट है और रीच्ड आपकी वर्ब है। तो ये तो V2 है और मैंने कहा था कि अगर V1 आता है तो आगे फ्यूचर का परफेक्ट आता है। लेकिन अगर V2 आ गया है दैट मीन्स ये तो पास्ट की बात है, और अगर ये पास्ट की बात है तो बाय द टाइम क्या दिखा रहा है? डेडलाइन। जैसे ही देखोगे ना ये जो बाई है, बाई क्या दिखाता है? लिमिट्स को दिखाता है, डेडलाइन को दिखाता है। अगर ये डेडलाइन ऑफ टाइम है इसका मतलब है डेडलाइन को दिखाने के लिए, डेडलाइन का मतलब क्या है? किसी भी चीज को कब तक कंप्लीट किया जाएगा, ये बात कहना चाह रहे हैं हम। तो कोई भी चीज किसी पॉइंट पे अगर कंप्लीट हमें दिखानी है तो कंप्लीशन को दिखाने के लिए हमें कौन सा टेंस यूज करना होता है? तो आप में से ज्यादातर बच्चे इस बात को समझते भी होंगे कि परफेक्ट टेंस का हमें प्रयोग करना चाहिए कंप्लीशन को दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर बाय द टाइम हमारा आ गया है और आगे हमने पास्ट की बात करी है, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, जैसे ही आप सॉरी द स्टेडियम नॉट स्टेशन, ये आपका प्रेजेंट है। यहाँ पे हम प्रेजेंट में है, हमने कहा जब तक हम स्टेडियम पहुंचे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम स्टेडियम पहुंचे। ठीक है, बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेडियम। सो आई सब्जेक्ट है, रीच्ड आपकी वर्ब है। अब रीच एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में ऑन, इन, एट इस प्रकार का कोई भी प्रपोजिशन आपको यूज नहीं करना है। डायरेक्टली आपको क्या यूज करना होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक कोई एरर आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप टेंस को देखना चाहोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि भाई जब तक हम स्टेडियम पहुंचे तो मैच स्टार्ट हो चुका था। तो मैच स्टार्ट हुआ कब होगा? भाई ये तो आपकी डेडलाइन है। डेडलाइन है इसका मतलब है इससे पहले किसी चीज का होना जरूरी है। इससे पहले होना जरूरी है यानी कि इससे पहले हुआ होगा। और जब भी हम बात करते हैं, देखो ये आपका प्रेजेंट, मैंने बोला था आपको कि ये पूरा का पूरा क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट बना आप इजीली कह दोगे कि सर ये तो पास्ट बना। अगर ये पास्ट है तो आप कहोगे सर ये तो पास्ट ऑफ पास्ट बनेगा। ठीक है,
और पास्ट ऑफ पास्ट जब भी हम बात करते हैं तो पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब हो जाता है आपका पास्ट का परफेक्ट, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये जो दूसरा वाला एक्शन होना चाहिए ये किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। आगे सेंटेंस को देखते हैं, तो ये आपका कंजंक्शन के तरीके से काम किया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, इसका ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ से मेन क्लॉज आपकी शुरू हुई, द मैच आपका सब्जेक्ट है और स्टार्टेड आपकी वर्ब है। अब जैसे ही आपने देखा कि मैच सब्जेक्ट है, स्टार्टेड वर्ब है, स्टार्टेड V2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, पास्ट का परफेक्ट। पास्ट का परफेक्ट टेंस हम किससे बनाते हैं, हेड प्लस V3 से। अगर हम हेड प्लस V3 से बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे द मैच हैड स्टार्टेड लिखना चाहिए, ना कि सिर्फ स्टार्टेड। तो एक तो बाय द टाइम के साथ ये वाला स्ट्रक्चर आता है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला ये स्ट्रक्चर है, इसीलिए मैं बार बार इस पर बात कर रहा हूँ। दूसरा आप इसको इस तरीके से और देख सकते हो, दूसरा एक स्ट्रक्चर और आता है आपका, जब बाय द टाइम के साथ में V1 आ जाए, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जैसे यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट था, अगर यही प्रेजेंट का इंडेफिनिट आ गया होता तो ऐसे केस में आगे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आता है। यानी कि अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके ये लिखूं कि बाय द टाइम आई रीच द स्टेडियम, जब तक मैं स्टेडियम पहुंचूंगा, तो यानी कि आप अगर इसको देखो तो जब तक मैं स्टेडियम पहुंचूंगा, तो बाय द टाइम आई रीच द स्टेडियम, ये फ्यूचर की बात हो गई। और मैंने अभी बताया ही था आपको कि अगर टाइम की या कंडीशन की क्लॉज में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमें सेल विल का प्रयोग नहीं करना है, प्रेजेंट से ही हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं, तो ये फ्यूचर है। उससे पहले मैच स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि ये तो टाइम की डेडलाइन है, इससे पहले कुछ होगा। जिस तरीके से पास्ट के भी पास्ट में गए तो पास्ट का परफेक्ट लगाया, तो फ्यूचर के अगर पास्ट में जाते हैं तो फ्यूचर का परफेक्ट लगाते हैं। परफेक्ट होना यानी कि कंप्लीट होना, तो फिर हमें लिखना होता है बाय द टाइम आई रीच द स्टेडियम द मैच विल हैव स्टार्टेड, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर का परफेक्ट लिखना होता है। तो ये तो इस प्रकार का एरर आता है, तो आप देख लेंगे एक बार, ये स्ट्रक्चर है। एक तीसरा स्ट्रक्चर भी बनता है जो कि एसएससी एग्जाम्स में उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पे समटाइम्स जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट का परफेक्ट ही आए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज करना पॉसिबल है, अगर यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम भी मेंशन कर रखा हो साथ में, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी समटाइम्स आ सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब आ जाता है, लेकिन ज्यादातर आप पाओगे कि आपका परफेक्ट ही आता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पॉसिबल है। देखो किस तरीके से आपका यूज होता है एग्जाम में, एक बार देख लीजिए, कुछ रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन है, सीपीयू प्री का क्वेश्चन है। बाय द टाइम आई रीचिंग द मेट्रो स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। अब आप जैसे ही देखोगे बाय द टाइम आ गया, आई सब्जेक्ट है, एक तो यहाँ से आप सीधे ये कह सकते हो कि भाई सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती है, उसके लिए इज एम आर वॉज वर्ब चाहिए होता है। दूसरा आप जैसे ही आगे देखोगे द ट्रेन हैड डिपार्टेड, तो हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट का परफेक्ट है। अगर आपका मेन क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर रीचिंग नहीं होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड होना चाहिए। तो ये आपका भी रिसेंट एग्जाम से लिया गया सीपीओ का। ये देखो सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन पेपर है, रिसेंट एग्जाम अगेन। बाय द टाइम सी रिटायर्स, तो सी आपका सब्जेक्ट है, रिटायर्स आपकी वर्ब है। जैसे देखा टाइम की क्लॉज में आपका V1 में एस या ES लग के आ रखा है, तो V1 आ गया, यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि टाइम की क्लॉज में प्रेजेंट का टेंस है, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है। सी हैज बीन टीचिंग आपका नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर ये टाइम की क्लॉज में प्रेजेंट का टेंस है, पक्की बात है कि बात किसकी कर रहे हैं हम, फ्यूचर की, तो ये फ्यूचर की एक डेडलाइन है, फ्यूचर की एक डेडलाइन है। और अगर ये फ्यूचर की एक डेडलाइन है तो सी हैज बीन टीचिंग आपको नहीं लिखना चाहिए, सी विल हैव बीन टीचिंग आपको लिखना चाहिए। अच्छा, आप कहोगे कि सर आपने कहा था परफेक्ट आना चाहिए, मैंने बेटा ये भी बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है, पीरियड ऑफ टाइम भी आ रखा है, और पीरियड ऑफ टाइम अगर आ जाता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखना एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है, द हॉन्टेड हाउस हैड अ डैश एटमॉस्फेयर दैट मेड एवरीवन शिवर। देखो सबसे पहले देखेंगे, ये एक आपका एक्सप्रेशन दे रखा है, द हॉन्टेड हाउस। ये हॉन्ट आपकी वर्ब होती है, हॉन्ट करने का मतलब होता है जैसे कोई मेमोरी आपको हॉन्ट कर सकती है, पास्ट में आपसे कोई गलती होगी, वो जो गलती आपकी है, जो एक अनप्लेजेंट मेमोरी है, वो आपको बार बार जब उसकी याद आती है तो आप कहते हैं कि वो चीज आपको हॉन्ट कर रही है। तो हॉन्ट करने का क्या मतलब है, कोई बैड मेमोरी जो है वो आपको विजिट कर रही है, आपके माइंड को विजिट कर रही है, आपके माइंड में बार बार आ रही है। तो हॉन्ट करने का मतलब है किसी नेगेटिव चीज का किसी चीज को विजिट करना। अब हॉन्टेड हाउस अगर हमें लिखना है, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पे जैसे हमने एक नाउन लिखा, ठीक है, और इस नाउन के पहले हमें क्या लिखना होता है, कोई पार्टिसिपल लिखना होता है, ठीक है मेरे भाई, क्या लिखना होता है, कोई पार्टिसिपल लिखना होता है। तो पार्टिसिपल आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, एक V3 वाला जो कि पैसिव का काम करता है, ठीक बात है, पैसिव सेंस देता है,
और एक आपका V1 वाला जो कि आपका सॉरी V1 ING वाला, नॉट V1, एक आपका V1 ING यानी वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है, जो कि आपका एक्टिव सेंस देता है। अब आप खुद से बताइए, जो हाउस है वो कहीं पे विजिट करेगा, या जो घोस्ट वगैरह है, हॉन्टेड हाउस का मतलब हो जाता है एक ऐसा घर जहां पर घोस्ट वगैरह विजिट करते हैं। तो हाउस को विजिट किया जा रहा है, हाउस विजिट नहीं कर रहा है, हाउस को विजिट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका पैसिव पार्टिसिपल है, हाउस कुछ नहीं कर रहा है, हाउस को विजिट किया जा रहा है, तो ये आपका करेक्ट फ्रेज है। कई जगह पे कुछ बच्चे हॉन्टिंग हाउस क्यों नहीं होगा ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, तो ये आपका डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इस चीज पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, ये मत समझना नहीं आते हैं। जैसे कि दो क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ, इस क्वेश्चन को तो अभी समझाऊंगा ही, लेकिन इससे पहले ले लेता हूँ। जैसे रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग। अब एक बात बताइए, रश्मि किसी को अम्यूज कर रही है, अम्यूज करने का मतलब होता है हंसाना वसाना, या रश्मि खुद हंस रही है। आप कहोगे अगर रश्मि किसी को हंसाएगी, लाइक हम कह सकते हैं कि कोई भी अम्यूजिंग थिंग, इफ समथिंग इज अम्यूजिंग, इसका मतलब है उसको देख के लोगों को हंसी आ रही है, लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो कोई अम्यूजिंग जेस्चर हो सकता है आपका, कोई इशारा। लेकिन क्या रश्मि लोगों को अम्यूज कर रही है? नहीं। आप कहोगे रश्मि वॉज क्वाइट डैश व्हेन सी हर्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। जब उसको पता चला कि क्या हुआ था, तो रश्मि कैसी होगी? भाई लोगों को नहीं हंसाएगी, हाँ, रश्मि खुद खुश होगी, उसको खुशी होगी। तो ऐसे केस में अम्यूजिंग नहीं, हमें क्या लिखना चाहिए? अम्यूज्ड लिखना चाहिए, ठीक है। क्या लिखना चाहिए? अम्यूज्ड। ऐसे ही अगला देखो, ये CHSL का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया। मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहा हूँ वो लेटेस्ट एग्जाम्स के हों, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाए कि जो आपके मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो आपके लेटेस्ट एग्जाम के हैं वो दोनों मैच कर रहे हो, ठीक है। सो द पार्क वॉज वेल लाइटेड। कहा गया है कि जो पार्क था वो बहुत अच्छे से लाइटेड था। अब आप एक बात बताइए, पार्क में लाइट जलाई गई थी या पार्क लाइट कर रहा था किसी चीज को? आप कहोगे कि पार्क को लाइट किया गया। देखो लाइट नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। सो वेल लाइटेड का मतलब है उसमें अच्छे से लाइट्स लगाई गई थी। एट नाइट यानी कि नाइट में। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, एक होता है एट नाइट, नेट एट नाइट का मतलब है जनरल नाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन नाइट के साथ अगर एट की जगह पे इन आ जाए, सो इन द नाइट लिखते हैं, सिर्फ इन नाइट नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे, बट लेकिन इट वॉज डेजर्टेड। ये डेजर्टेड था यानी कि अकेला था, इसको खाली छोड़ दिया गया था। अगर क्योंकि इसको खाली छोड़ दिया गया है, सो इसलिए इट वॉज अ बिट स्केयर्ड। अब एक बात बताइएगा, पार्क डरा हुआ होगा या पार्क डरावना होगा? अब आप कहोगे सर पार्क डरावना होगा, तो स्केयर्ड तो डरा हुआ हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे था ना अम्यूज्ड यानी कि जो खुश है, तो स्केयर्ड यानी कि जो डरा हुआ है। तो ऐसे केस में हमें लगाना चाहिए एक दूसरा एडजेक्टिव, वो होता है हमारा स्केरी। स्केरी का मतलब है डरावना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आ जाइए, शुद्ध द हॉन्टेड हाउस यानी वो घर जहाँ पे घोस्ट वगैरह विजिट करते हैं उसको हॉन्टेड हाउस बोल देते हैं, ठीक है। हैड अ डैश एटमॉस्फियर। अब इनका एटमॉस्फियर कैसा था? अब आप जैसे ही देखोगे, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा। ये हैड आपकी वर्ब है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आ गया। एटमॉस्फियर उसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आर्टिकल है, तो यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। अब देखो हॉन्टेड हाउस है तो घर का एटमॉस्फियर कैसा होगा? हेटफुल यानी नफरत से भरा हुआ, पेनफुल यानी कि दर्द से भरा हुआ। भाई जहाँ पर भूत आ रहे हैं उसमें ना तो नफरत होगी ना दर्द होगा। ट्रेजिक, ट्रेजिक होती है कोई भी चीज जो दुखद होती है, एटमॉस्फियर कभी भी दुखद नहीं होते हैं, ठीक है। कोई इंसिडेंट आपका ट्रेजिक हो सकता है, ठीक है। सो ये भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे किसी की लाइफ पेनफुल हो सकती है, आपकी स्पीच हेटफुल हो सकती है जिसमें नफरत भरी हुई है, ठीक है, आपका बिहेवियर हेटफुल हो सकता है। ये क्या हो सकता है? फ्राइटफुल। फ्राइट का मतलब है डर, सो डर से भरा हुआ, ठीक है। तो बेसिकली जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? फ्राइटफुल था, जिसमें डर था, जिसको देख के लोग डरेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ही रिसीव्ड मैनी प्रेजेस फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन। जैसे ही आप सेंटेंस को देखते हैं तो ही सब्जेक्ट है, रिसीव्ड आपकी वर्ब है। क्या रिसीव करा उसने? तो आप कहोगे सर प्रेजेस लिख रखा है। देखो प्रेज का मतलब होता है तारीफ, और तारीफ को जनरली हम अनकाउंटेबल नाउन के तरीके से देखते हैं, प्रेज को हम अनकाउंटेबल नाउन के तरीके से देखते हैं। सो प्रेज जनरली आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ये आपको एक कॉमन सी लिस्ट भी आपको मिल जाती है अक्सर करके, रामायण किताब में भी मिलेगी, लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। उनको भी देख लिया करें क्योंकि उन पर आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ज़्यादातर उसमें अगर मैं कैटेगरी कवर करवाऊँ तो आप कह सकते हैं कि जितने भी आपके मटेरियल नाउन्स हैं जनरली अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएंगे। जितने एब्स्ट्रैक्ट आपके नाउन होते हैं जो आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, जनरली वो आपके अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। जैसे ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, पोलाइटनेस हो गया, एजुकेशन हो गया, नॉलेज हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है।
इसके अलावा आप पाओगे कि बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो ग्रुप ऑफ थिंग्स को दिखाते हैं, लाइक फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ों को, टेबल, कुर्सी, मेज, चेयर, सबको मिला के फर्नीचर अनकाउंटेबल है। लाइक आपका ज्वेलरी, रिंग वगैरह हो गया, चेन वगैरह हो गया, इनको मिला के ज्वेलरी बोल देते हैं। आपका मशीनरी हो गया, आपका हार्डवेयर हो गया, ठीक है। तो ये सब भी किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन में आप पाओगे कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट के नाम हो गए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये भी अनकाउंटेबल के तरीके से ट्रीट करे जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप देखते हैं तो प्रेज आपका क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तरीके से आता है, प्रेज को आप टच नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो आप मैनी प्रेजेस नहीं लिख सकते हैं, प्रेजेस नहीं लिख सकते हैं, तो ये सब गलत हो जाएंगे, मच प्रेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। सो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको देखना है। जैसे ही आप देखते हो ना, आपके कुछ फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि ईच ऑफ हो गया, ठीक है, इसके अलावा ईदर ऑफ हो गया, इसके अलावा नीदर ऑफ हो गया, नन ऑफ हो गया, एनी ऑफ हो गया, ये आपके सारे के सारे कैसे प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जब ऑफ के साथ में जब आ रहे होते हैं तो ऐसे केस में जो नाउन होता है वो तो प्लूरल आता है, क्योंकि ईच का प्रयोग बेसिकली हम करते हैं किसके लिए, दो या दो से अधिक के लिए। सो ईच किस में से, ईच स्टूडेंट्स में से। क्या हम एक स्टूडेंट में से ईच की बात कर लेंगे, नहीं, एक तो एक है। तो ई वन मतलब अगर ऑफ आ रखा है ना, तो आगे यहाँ सिंगुलर नाउन बहुत रेयर केस में आएगा, क्योंकि वन ऑफ तब आता है जब हम किसी चीज के हिस्से की बात करते हैं, पार्ट्स की बात करते हैं, और पार्ट सामान्यतः सिंगुलर चीज के नहीं बनते हैं, या तो कोई अनकाउंटेबल नाउन के तरीके से किसी चीज को हम ट्रीट कर रहे हैं। अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है, इसका मतलब उसके हिस्से किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है, हम कह सकते हैं सम ऑफ द वाटर, जो भी पानी था उसका कुछ हिस्सा, ठीक है। कोई भी चीज है तो अनकाउंटेबल के केस में, या फिर बहुत सारे लड़के हैं, सम ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज, यानी कि या तो ऑफ के बाद में सामान्यतः प्लूरल नाउन आता है, या ऑफ के बाद में आप पाओगे सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन आता है। हालांकि जो रिलेशन को दिखाने वाला ऑफ होता है वो अलग होता है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं एफर्ट्स ऑफ रश्मि, रश्मि के एफर्ट्स, वहां पे किसके एफर्ट्स है वो रिलेशन को दिखाने वाला ऑफ है। यहाँ पे रिलेशन को नहीं है, यहाँ पे पार्ट को दिखाने वाला ऑफ है। अगर ये ऑफ पार्ट को दिखा रहा है तो आगे वाला जो नाउन आएगा सामान्यतः प्लूरल, आप खुद से भी समझ सकते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से प्रत्येक, अगर प्रत्येक है इसका मतलब है ये तो प्लूरल आएगा। और आप देसी भाषा में भी समझें, हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स में से प्रत्येक आएंगे या आएगा। मान लीजिए हमें स्टेज पे बुलाना है, हमने कहा कि आप में से प्रत्येक स्टूडेंट आएंगे या आएगा, आप कहोगे सर आएगा, तो वर्ब तो लग रहा है जैसे कि सिंगुलर आएगी, लेकिन स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, हम ये नहीं कहेंगे कि स्टूडेंट में से प्रत्येक, विद्यार्थी में से प्रत्येक नहीं, विद्यार्थियों में से प्रत्येक, छात्राओं में से प्रत्येक। यानी कि जब हम नाउन को ले रहे हैं तो छात्राओं, विद्यार्थियों, छात्रों, यानी कि प्लूरल ले रहे हैं, लेकिन आगे कह रहे हैं आएगा, ठीक है। या हम जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि लड़कियों में से प्रत्येक ईमानदार है, लड़कियों में से प्रत्येक ईमानदार है नहीं, है कहते हैं, इसका मतलब है वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। तो जब भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के वर्ड्स आते हैं ना, तो इनमें से हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रत्येक की बात है तो आपकी वर्ब कैसी आनी चाहिए, आप कहोगे सर वर्ब ऐसे केस में सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे नीड लगा रखा है जो कि प्लूरल वर्ब है, तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जितने भी ये ईच ऑफ हो गया, एनी ऑफ हो गया, इधर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया, नन ऑफ हो गया, ठीक है, इन या ईच वन ऑफ आ जाता है कई बार, ठीक है। तो इन सब के साथ में नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो जैसे देखेंगे, सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, नाउन तो प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए थी, प्लूरल कर दिया, गलत हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया है, गलत हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी है और नीड्स भी है, यानी कि ये आपका सही हो सकता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया है तो ये भी गलत हो गया, नीड कर दिया था ये भी गलत हो जाता। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यही कहा गया है। अब एक बार देख भी लेते हैं कैसे सेंटेंस को देखेंगे। ईच आपका सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स। अच्छा ध्यान देंगे, यहाँ पे जब भी जो नाउन आएगा इसके साथ सामान्यतः आर्टिकल द या दिस मतलब दीज दोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे वर्ब आ गई है, इस वर्ब के बाद में क्या चाहिए उसको, तो टू वर्क आपका बेसिकली इन्फिनिटिव आ गया, टू प्लस बी वन। टू वर्क कैसे काम करना है, तो हार्डर, हार्डर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब है। क्यों हार्डर वर्क करना है, वाई, पर्पज बताने के लिए एक और इन्फिनिटिव आ गया, टू स्कोर। टू स्कोर क्या, गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स कहाँ पे, तो इन प्रेपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना देखने से पहले ये भी देख लें एक बार, ये वाले जो स्ट्रक्चर में अभी वर्बली बता रहा था यहाँ पे मैंने नोट कर दिए, आप एक बार देख सकते हैं। इस पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बता देता हूँ आपको। ये 22 का है, ये 19 का है, सीपीओ सीजीएल के। जैसे द नंबर ऑफ होता है ना भाई, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे द नंबर ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, इधर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया, एनी ऑफ हो गया,
नन ऑफ हो गया। इन सब के साथ में नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर। जैसे ही देखा द नंबर ऑफ के साथ में नाउन कैसा आ गया, प्लूरल स्टूडेंट्स। ध्यान रखेंगे द नंबर ऑफ हो या अ नंबर ऑफ हो, इनके बाद जो नाउन आता है इसके पहले आर्टिकल कभी नहीं आता, ठीक है। शो अटेंडिंग देयर क्लासेस आर, तो आर नहीं आएगा, द नंबर ऑफ है इसीलिए क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखेंगे ईदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स, ईदर का प्रयोग नीदर का प्रयोग दो के लिए होता है, एनी का और नन का दो से ज्यादा के लिए होता है, ठीक है। तो वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के नन वाला क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। एक बार देख लेते हैं। नन ऑफ द गर्ल, सबसे पहले तो नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, तो गर्ल्स हो जाएगा। दूसरा वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, तो डिजर्व्स हो जाएगा, सीजीएल का ही क्वेश्चन है। सो नन ऑफ द गर्ल गलत हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट गलत हो जाएगा। नन ऑफ द गर्ल्स है, आर है, गलत हो जाएगा। तो आपका लास्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो सबसे पहले डिसर्न करना, डिसर्न करने का मतलब है किसी चीज को एक तरीके से डिकोड करना, समझना, ठीक है। तो ये तो आपका सही है, DISCERN। अब इसको याद ऐसे रखेंगे, अगर यहाँ पे सी पहले आता है, एस बाद में आता है, तो क का भी साउंड आता है। जब सी के बाद में आई, ई या वाई आता है, तो ऐसे केस में स का साउंड आ रहा है, इसीलिए इसमें डिसर्न हम पढ़ते हैं इसको, इसको डिस्कर्न नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे। इसके अलावा डोनेशन, सो डोनेट करना, DONATE होता है ना, तो डोनेशंस वहीं से बन जाता है, NATION हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे देखा आपने डिवोट, अब डिवोट में भी क्या है आपका, ये भी सही है, डिवोट यानी कि किसी चीज को लेके जो पूरे तरीके से समर्पित होता है। डिक्शनरी में ARY होता है ना कि ERY, तो ये आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, सो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और फ्रेजल वर्ब बेसिकली दे रखे, तो देख लेते हैं एक बार। ही कट इन ऑन कॉफी एंड सिगरेट्स एंड एट अ बैलेंस्ड डाइट। सबसे पहले देखेंगे भाई, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसने कॉफी और सिगरेट्स कम कर दी और खाया क्या, एक बैलेंस्ड डाइट। सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए इन फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग नहीं पता है, तो आपको आंसर कैसे मार्क करना चाहिए। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि कॉफी और सिगरेट्स को कम कर दिया और बैलेंस डाइट उसने खाई, इसका मतलब है कम करने का सेंस है। भाई अगर किसी चीज को रिड्यूस करने का सेंस हो ना, सबसे पहले बात यह है कि आपको कट डाउन की तरफ जाना चाहिए। डाउन बेसिकली किसको दिखाता है, किसी चीज को कम करने के सेंस में सबसे पहले आता है। तो अगर आपको यहाँ पे एक वाइल्ड गैस भी मारना होता तो ये आंसर ऐसे ही मार्क कर देना चाहिए था आपको, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जो मीनिंग आपके होते हैं एक बार सारे फ्रेजल वर्ब्स के। कट इन का मतलब होता है, अगर देखो ये एकदम अनएक्सपेक्टेड सा मीनिंग है, इसको स्टार मार्क करके याद रख सकते हैं। अगर कोई मोटर है या इंजन है, अगर वो कट इन करता है, इसका मतलब है इट स्टार्ट्स वर्किंग। आप कहोगे ये कैसा मीनिंग है, कट इन का तो ऐसा लग रहा है जैसे कट हो गया वो कोई चीज। ये स्टार्ट वर्किंग का सेंस कहाँ से आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है जैसे जब आपकी सप्लाई वगैरह, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कट आउट हो जाती है, कट आउट हो गई यानी कि सप्लाई खत्म हो गई, तो इंजन वर्क करना बंद कर देगा। जब कट इन हो गया इसका मतलब है सप्लाई आउट का एंटो इन, तो सप्लाई आ गई यानी कि इंजन वर्क करना स्टार्ट कर देता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कट इन का मतलब क्या है, जब कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसे केस में अगर आपने कट इन कर दिया, तो कट इन ऑन समबडी और कट इन ऑन समथिंग, तो ऑन प्रपोजिशन आती है, इन ऑन समथिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो टू इंटरप्ट समबडी व्हेन दे आर स्पीकिंग, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि सी कट इन ऑन आर कॉन्वर्जेशन, उसने अचानक से हमारे कॉन्वर्जेशन में बीच में बाधा डाल दी। एक आपका कट डाउन हो गया, कट डाउन का मीनिंग होता है टू किल समबडी, ये फॉर्मल मीनिंग है एकदम, जनरली हम इनफॉर्मल सेंस में यूज नहीं करते हैं। इनफॉर्मल सेंस में जो आ जाते हैं, फॉर्मल में जो आ जाते हैं, वो दोनों में वो टू मेक समथिंग फॉल डाउन, किसी चीज को वैसे कट करके नीचे गिरा देना, और या फिर किसी चीज को रिड्यूस करना, रिड्यूस द साइज, अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है। इसके अलावा दो फ्रेजल वर्ब और थे जो कट के साथ थे आपके, एक था कटअप, कटअप का मतलब क्या है, किसी को इंजर करना या अपसेट कर देना बुरे तरीके से। एक आपका बेसिकली क्या होता है कटअप, जैसे मान लीजिए आप ऐसे करके ड्राइव कर रहे हैं एंड इफ समबडी कट्स अप, इसका मतलब है कि कोई आया और एकदम से ओवरटेक कर दिया खतरनाक तरीके से, तो ओवरटेकिंग के लिए भी कटअप करना होता है, ठीक है। तो टू सडनली ड्राइव इन फ्रंट ऑफ अनदर व्हीकल इन अ डेंजरस वे, ठीक है, एक ही हो जाता है। इसके अलावा कटअप का मीनिंग क्या है, बेसिकली डिवाइड समथिंग इनटू स्मॉलर पीसेस विथ अ नाइफ ETC। इसको याद कैसे रख सकते हैं, कटअप, कटप्पा, नाइफ से उसने क्या कर दिया, पूरा डिवाइड कर दिया था बाहुबली को, ठीक है, पूरा साम्राज्य बांट दिया था उसने। सो कटअप को कटप्पा से याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब जस्ट एक ट्रिक है आप लोगों के लिए, आसानी से याद रह जाएगा। और वो छुरी वाला सीन तो आपको याद ही होगा पीछे से ऐसे करके, सो कटअप कटप्पा है ना, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक फ्रेजल वर्ब आपका है कट ऑफ, इसका मतलब होता है टू ब्लॉक और स्टॉप द सप्लाई ऑफ समथिंग।
कट ऑफ कर दिया यानी कि जब भी देखो ऑफ आता है तो सेपरेशन का सेंस देता है। अगर सेपरेशन का सेंस है, इसका मतलब है सबसे पहले तो बेसिकली आपकी चीजों को अलग कर देगा, तो सप्लाई बंद कर दी। यहाँ पे भी बेसिकली क्या हो रहा है, कट ऑफ किया यानी रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग लार्जर बाई कटिंग। रिमूव कर रहे हैं तो दो चीजें अलग हो रही हैं, अलग हो रहे हैं तो अगेन कट ऑफ का सेंस आ रहा है। ऑफ यानी कि सेपरेशन को दिखा रहा है। कट अप बेसिकली क्या कह रहा है, किसी को इंजर करना, अपसेट करना। अब देखो आप कहोगे सर अप कैसे आ रहा है, अप बेसिकली क्या दिखाता है, बढ़ावा दिखाता है। जब आप किसी को अपसेट करते हो तो उसका गुस्सा बढ़ता है, सो कट अप हो गया, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, जब हम आगे किसी के जा रहे हैं तो उससे आगे जाने का सेंस है, आगे बढ़ने का सेंस है, तो अप का सेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनका भी ध्यान रखेंगे। इनका मतलब क्या है, किसी के बीच में अगर हम बेसिकली किसी को इंटरप्ट कर रहे हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कट इन कर रहे हैं। किसी के बीच में कूद रहे हैं ना, तो बीच में कूद रहा है, इन यानी अंदर। तो दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी बातों में कूद गए, इनका सेंस आ गया, ठीक है। और डाउन मैंने बता ही दिया, यहाँ पे भी चीजें डाउन हो रही है, यहाँ पे भी डाउन हो रही है, किल करके भी बेसिकली किसी को डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली अगर आपको फ्रेजल वर्ब नहीं भी याद हो तो आप इस तरीके से मीनिंग निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कट डाउन, क्योंकि सेंस क्या है, कॉफी और सिगरेट उसने कम कर दी और बैलेंस डाइट उसने खाना स्टार्ट किया, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, नेक्स्ट अगला जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज अ कैटास्ट्रॉफी बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। सो अ कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी का मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई बहुत बड़े लेवल का जो संकट आ जाता है उसको बोल देते हैं। लाइक आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच चल रहा है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम जब फाइनल मैच था ओडीआई टूर्नामेंट, वो था वर्ल्ड कप। तो बेसिकली कट अस ट्रॉफी, हमारे को एक ट्रॉफी कट कर दी, यानी कि आपने कह दिया कि एक विपदा हमारे ऊपर आ गई। तो कैटास्ट्रॉफी को इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये जो लास्ट में PHE आ रहा है ना, ई में आई का साउंड आता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो कैटास्ट्रॉफी एक विपदा है, इसका सिनोनिम पूछा, एंगर नहीं होगा। नेस्टी का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बुरी है, खतरनाक है, नेस्टी ब्लो, ठीक है। सो ये नहीं बनेगा। आउटकम बेसिकली किसी चीज का परिणाम, सो कैलामिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलामिटी यानी कि कोई नेचुरल आपदा, ठीक है, कैटास्ट्रॉफी, कैलामिटी। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। देखो अगला है आपका पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, ठीक है, जो एकदम विचित्र किस्म का है उसको बोलते हैं। तो एंटोनिम पूछा है। लीनियंट का तो बेसिकली काइंड होता है, काइंड है, लीनियंट है, ठीक है, तो ये तो नहीं बनेगा। इसके अलावा परमानेंट जो हमेशा टिके, लेंथी जो बहुत लंबा हो, सो यूजुअल आपका हो जाएगा। पेक्यूलियर यानी कि जो अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है, तो यूजुअल आपका एंटोनिम बन जाएगा। आगे, वी शुड नॉट डिस्टिंग्विश डैश द पुअर एंड द रिच। अब देखो डिस्टिंग्विश के साथ में आपके दो तीन स्ट्रक्चर आते हैं, एक बार मैं बता देता हूं आपको, ऐसे वर्बली समझा देता हूं, आई होप आप समझ जाओगे। सबसे पहला होता है डिस्टिंग्विश ए फ्रॉम बी। इसको जनरली हम तब यूज करते हैं जब हम ये कह रहे होते हैं कि एक ए है आपका, एक बी है, और बी जो है एक लार्जर पार्ट है, बी में से ए को अलग पहचानना। सो बी और ए को लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, वहां पे ए को आप अगर आइडेंटिफाई कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, डिस्टिंग्विश ए फ्रॉम बी, ठीक है। तो ये आपका एक सेंस बनता है। सो हम कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विश ए फ्रॉम बी। दूसरा होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब होता है दो चीजों के बीच में डिफरेंस लाना, दो चीजों के बीच में अंतर फाइंड करना, दो चीजों को अलग अलग तरीके से देख पाना। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ए एंड बी। तीसरा आपका जो स्ट्रक्चर होता है डिस्टिंग्विश ए एंड बी। इसका मतलब होता है दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों चीजों को अलग अलग पहचानना, वो डिस्टिंग्विश ए एंड बी होता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। सो वी शुडंट डिस्टिंग्विश डैश द पुअर एंड द रिच। अब देखो डैश लगा रखा है, आगे एंड आ रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रॉम तो आ नहीं सकता है। डिस्टिंग्विश ए फ्रॉम बी होता है, तो यहाँ पे फ्रॉम का सेंस तो बनेगा नहीं, तो ये गलत हो गया। एट और विथ तो आते ही नहीं है, ठीक है। बिटवीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना बेसिकली, ठीक है। सो एट द 11th आवर। सो 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, मतलब मोमेंट किसी भी लास्ट क्षण में जो काम किया जाए। सो एग्जैक्टली एट 11 o'clock नहीं होगा, इन अ हरी विथ टाइम टू स्पेयर नहीं होगा, एट द लास्ट मोमेंट पॉसिबल मोमेंट होगा, हाँ बिल्कुल सही है, यही होगा, ठीक है। सो डे एंड नाइट नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका। सो आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। सो ग्रामेटिकल एरर देखेंगे एक बार। हियर आपका देखो, हियर से सेंटेंस शुरू हो या देयर से शुरू हो, तो ऐसे केस में आपको क्या याद रखना है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। लास्ट जो मॉक टेस्ट था उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं कहता हूं कि ना जस्ट आपको ये नहीं देखना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब है, आपको कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हियर अगर आपका आया दैट मीन्स ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है आपका। अगर सेंटेंस के शुरुआत में एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए और आपका जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन हो, ध्यान रखना प्रोनाउन के साथ में ये स्ट्रक्चर्स यूज नहीं होते हैं। अगर प्रोनाउन होता, मान लीजिए यहाँ पे कपिल देव है, कपिल देव की जगह ही होता, तो ये सेंटेंस आपका यहीं पे गलत हो जाता, फिर हमें लिखना पड़ता हियर ही कम्स, इस तरीके से लिखते हैं,
यानी कि पहले सब्जेक्ट आता फिर वर्ब आती, या ही कम्स हियर भी लिख सकते थे। हालांकि अगर हम ऐसे लिखते ना, ही कम्स हियर एंड हियर ही कम्स, दोनों में डिफरेंस है। ये बेसिकली एक किसी चीज को बेसिकली जैसे कमेंट्री वगैरह चल रही है ना, तो जब हम कमेंट्री कर रहे होते हैं तब हम इस तरीके की सेंटेंस बोलते हैं, हियर कम्स, यानी कि अब ये आता है बॉलिंग करने के लिए। हियर मतलब ही कम्स हियर का मतलब है वह यहाँ आता है, ये हम एक फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस के मीनिंग को भी डिफरेंस समझ आना चाहिए। हियर कम्स कपिल देव, अब ये क्या बेसिकली कपिल देव को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कपिल देव बॉलिंग करने वाला है, ठीक है। सो जब जो कमेंट्री कर रहा है जिसको कमेंटेटर बोलते हैं, अच्छा ध्यान रखना, जो कमेंट्री करते हैं उनको कमेंटेटर बोलते हैं, लेकिन कमेंट्री बोला जाता है, बहुत सारे बच्चे इसको कमेंटेटरी बोल देते हैं। सो कमेंटेटरी नहीं होता है, कमेंट्री होता है, लेकिन कमेंटेटर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सो जो कमेंटेटर होते हैं वो बेसिकली इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। सो हियर कम्स कपिल देव, तो आप जैसे देखोगे हियर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, सब्जेक्ट नहीं आया लेकिन वर्ब आ गई है, तो सब्जेक्ट आपका कहाँ है, कपिल देव। सो कपिल देव इजीली आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। आगे आपने देखा, जैसे ही आपने देखा आगे आ रखा है हुम, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखो आपने देखा यहाँ पे कोमा आ रखा है, पता है कोमा क्यों आया है, क्योंकि रिलेटिव जो क्लॉज होती है और उसका जो एंटीसीडेंट होता है उसके बीच में कॉमा हमें तब लगाना होता है जब ये जो क्लॉज है वो नॉन डिफाइनिंग हो। नॉन डिफाइनिंग हो यानी कि ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, और क्योंकि कपिल देव को डिफाइन करने की हमें जरूरत तो है नहीं, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक्स्ट्रा है, एडिशनल है। अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो कॉमा आएगा, अगर ये कॉमा नहीं आता तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाता है, ध्यान रखेंगे। डिफाइनिंग क्लॉज यानी कि जो जरूरी इंफॉर्मेशन होती है वहां पर कॉमा नहीं आता है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में कॉमा आता है। कभी डिटेल में पढ़ेंगे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को, अभी उतना फिर बहुत लंबा चला जाएगा मौका डिस्कशन। सो हुम आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, अब तक सेंटेंस में आपको कोई गलती नहीं लगी। आगे बढ़े, दे आपका सब्जेक्ट है। अब आप कहोगे देखो दे सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आ गई क्या, से, दे से, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब आ गई। इज आपकी वर्ब है। अब यहाँ पे आपका माथा खटकेगा कि इस इज वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या है, क्या कपिल देव बन सकता है, द आंसर इज नो, क्योंकि कपिल देव के लिए जो वर्ब है वो कम्स आ चुकी है। आप कहोगे सर लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा वर्ब आ सकते हैं। बेटा जब एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा वर्ब आती है तो उनको कंजंक्शन एंड या और या बट से कनेक्ट करते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट करते हैं। क्या यहाँ पे लगा रखा है, नहीं। इसका मतलब है इस इज वर्ब का कोई तो सब्जेक्ट है। आगे, द बेस्ट ऑलराउंडर, द बेस्ट ऑलराउंडर बेसिकली आपका क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, इज एम आर वॉजवर के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट लेती है इज एम आर वॉजवर तो ये हुम किसका ऑब्जेक्ट है, किसी का भी नहीं। अगर मैं इस हुम को हु कर दूं तो आप देखोगे कि दो काम कर जाएगा। पहला, हम हुम को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट किसका है। दूसरा, ये इज जो वर्ब है इसके सब्जेक्ट के लिए कौन काम कर जाएगा, हु काम कर जाएगा। सो हु दे से, बेसिकली यहाँ पे जो कंफ्यूजन पैदा हुआ होगा बच्चों के मन में वो इस दे से की वजह से होगा। ये एक एडिशनल बात है, इसको हम हटा भी सकते हैं। हु इज द बेस्ट ऑलराउंडर, दे से तो जस्ट एक एक्स्ट्रा फ्रेज है, जो कहते हैं लोग कहते हैं। यहाँ पे दे एक जेनेरिक प्रोनाउन है, दे किसी एक डेफिनेट पर्सन को रेफर नहीं कर रहा है, ये जनरल सेंस में आया हुआ है, ठीक है। सो हु की जगह पे बेसिकली क्या आ जाएगा, हु। दे से इज द बेस्ट ऑलराउंडर। अब देखो, इंडिया हैज एवर हैड, अब आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि सर एक नई क्लॉज आ गई है लेकिन कोई कंजंक्शन नहीं आया, ऐसा क्यों। मेरे भाई यहाँ पे ना दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि हिडन है। सामान्यतः है जब आपकी क्लॉज डिफाइनिंग हो यानी कि बिना कॉमा वाली हो, और आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन को हम हटा सकते हैं। तो दैट यहाँ से हमने हिडन कर रखा है, हटा रखा है, यानी कि दैट को हम लिखें तो भी सही होगा और अगर हम ना लिखें तो भी सही होगा। तो ऑलराउंडर दैट इंडिया हैज एवर हैड, तो इंडिया सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एवर एडवर्ब है, और हैड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैज के बाद में जो कि आई है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, हुम की जगह हुआ आएगा, ये करेक्ट आंसर है। ये दैट लगाना ऑप्शनल है, ये एरर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भाई अगला आपका क्वेश्चन। अगला आपका वर्ड है अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा डिस्पैरिटी का। डिस्पैरिटी का मतलब होता है दो चीजों के बीच में अंतर, जहां पर अगर दो चीजों के बीच में डिस्पैरिटी है यानी कि डिफरेंस है दोनों चीजों के बीच में। सो क्या इंडिफरेंस हो जाएगा, आप कहोगे नहीं। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, स्टोइसिज्म जिसको हम बोल सकते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा स्टोइक, काफी आता है एग्जाम में, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन इन प्लेजर। तो इनडिफरेंट के साथ एक तो टू प्रपोजिशन आती है, ध्यान रखेंगे। इनडिफरेंट एडजेक्टिव होता है, उसी की नाउन फॉर्म है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब उदासीनता यानी कि लैक ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। और उसी के लिए एक सिनोनिम आता है आपका स्टोइसिज्म बोल सकते हैं जिसको हम, ठीक है। इसके अलावा डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का मतलब है कलंक एक तरीके से जो परिवार वगैरह पे लग जाता है। एक है डिस्टॉर्शन,
देखो डिस्टॉर्ट करना, डिस्टॉर्ट करने का मतलब है चीजों को खराब कर देना, अस्त व्यस्त कर देना, उसी की नाउन फॉर्म है डिस्टॉर्शन। ये एक है अनलाइकनेस। देखो जब दो चीजों के अंदर लाइकनेस होती है तो उनके अंदर सिमिलैरिटी होती है, अगर अनलाइकनेस है तो उनके अंदर सिमिलैरिटी नहीं है, तो यही इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट सिनोनिम बन जाएगा। डिस्पैरिटी का सिनोनिम पूछा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। यू वॉन्ट टू बी वार्म इनफ इन दैट फ्लिम्जी ड्रेस। फ्लिम्जी का मतलब होता है डेलिकेट, वीक, कमजोर, जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर जान ना हो। तो स्ट्रॉन्ग इसका एंटोनिम, हाँ एंटोनिम ही पूछा, यही आंसर हो जाएगा। फिल्दी का मतलब होता है गंदा, बहुत ज्यादा। नॉर्मल तो आप सभी जानते हैं, सिंपल वर्ड है। स्ट्रेंज यानी विचित्र, पेक्यूलियर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। बेटर टू डैश इन हेल देन सर्व इन हेवन। अब देखो ये तीन आपके शब्द हैं, चार शब्द हैं वैसे तो, लेकिन ये RAIGN, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है। REIGN है, REIN है, RAIN है, ये तीनों नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं, तीनों ही। ये जो REIGN है, इसका मतलब जब ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है शासन काल किसी का, द रेन ऑफ समबडी, ठीक है। और ये जब वर्ब होता है, इसका मतलब होता है शासन करना। ये REIN, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, लगाम। तो जब ये नाउन है तो इसका मीनिंग है लगाम, और जब ये वर्ब है तो इसका मतलब है लगाम लगाना। और रेन तो बारिश, और बारिश होना, दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, बेटर टू डैश इन हेल देन सर्व इन हेवन। हेवन में सर्व करने से, सेवा करने से, यानी कि नौकरी, नौकर बनने से अच्छा है कि हेल में जाके बेसिकली राजा बना जाए, यानी कि बेसिकली क्या किया जाए, रेन, यानी कि शासन करना, ठीक है। शासन करना, तो शासन करने का सेंस है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके नहीं होंगे। एक आपने ईडियम भी पढ़ा होगा, रेन ऑन समबडीज परेड। इसका मतलब होता है किसी के जो इंपॉर्टेंट मोमेंट होते हैं बेसिकली उनको मतलब स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। आगे देखेंगे। अ पीस ऑफ लैंड इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। जहाँ पे फ्रूट ट्रीज ग्रो करे जाते हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं उसको, क्या उसको विनयार्ड कहते हैं, या बंकर कहते हैं, ऑर्चार्ड कहते हैं, या मीडो कहते हैं। देखो विनयार्ड तो जो अंगूर होते हैं उनका होता है। बंकर बेसिकली आर्मी वाले जो अपने बना लेते हैं ना बंकर, जहाँ पर छुप के गोलीबारी करते हैं, खास करके जमीन के अंदर जो होते हैं अंडरग्राउंड। मीडो बेसिकली घास का मैदान होता है। और ऑर्चिड बेसिकली क्या होता है, ऑर्चिड होता है आपका जो फलों का बगीचा होता है। तो यहाँ पे फलों के बगीचे की बात है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर में भी आए हुए क्वेश्चन है। सो विनयार्ड आपका SSC CHSL में पूछा गया था। तो ये डायरेक्शन आपकी आती है, अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स। तो ये विनयार्ड आपका पूछा गया था। इसके अलावा बंकर अब तक ऑप्शंस में तो प्रीवियस ईयर में आया है, लेकिन वन वर्ड में, मेन वर्ड के रूप में नहीं आया है। लेकिन अगर आएगा तो ये डायरेक्शन आपकी आएगी, मतलब ये वर्ड बेसिकली लिखे आएंगे, अ स्ट्रॉन्ग अंडरग्राउंड बिल्डिंग दैट गिव्स प्रोटेक्शन इन अ वॉर। तो ये आपका बेसिकली बंकर हो गया। ये फोटो भी आप देख सकते हैं, ये विनयार्ड है, ये आपका बंकर है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्चिड बेसिकली देखो, इसमें ऑर्चार्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑर्चिड पर पढ़ते हैं। आप आर को साइलेंट भी रख सकते हैं, और यहाँ पर लगभग आई जैसा साउंड आता है, ठीक है। सो इसको बेसिकली अ पीस ऑफ इनक्लोज्ड लैंड विथ फ्रूट ट्रीज, इस तरीके की डायरेक्शन के साथ में ये आया था। कौन से एग्जाम में, SSC CHSL 3/8/2023 को। और ये बेसिकली इसका फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑर्चिड का, ठीक है। इसके अलावा मीडो आपका SSC CGL Tier 2 में आया हुआ है 9/3/2018 को। और इसको इस तरीके से पूछा गया था, अ लो लेवल ट्रैक्ट ऑफ अनकल्टिवेटेड ग्रासलैंड, ठीक है। सो ये आपका दिखाई दे रहा होगा आपको फोटो के साथ में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है। अच्छा, साथ ही साथ में एक चीज और बता देंगे, वीडियो को अभी पॉज करके कमेंट में अभी, कि जो हमने अब की बार एक चीज करी है कि जो कॉन्सेप्ट्स मॉक में पूछे गए हैं उन पे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, वो हमने जो इंक्लूड करा है, ये सेक्शन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। हिज प्रेजेंट जॉब सीम्ड टू बी अ ब्लाइंड एली। इसको एली पढ़ते हैं। ये जो एली होता है ना, एक तरीके से आप इसको रास्ता मान सकते हैं। तो ब्लाइंड एली है, तो एक ऐसी जगह हो जाएगी ना जहाँ पे ब्लाइंड है, यानी अंधकार है, यानी कि जहाँ पे कोई प्रोग्रेस आगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ब्लाइंड है वहाँ पे। सो ब्लाइंड एली यानी कि एक ऐसी गली है, एक ऐसा रोड है जो बंद है। तो इसके हिसाब से एक बार देखिएगा, अ रोड विथ नो टर्न्स, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। ये सी ऑप्शन भी सेम कर दिया, तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। हिडन ट्रेजर, ऐसा भी नहीं कह सकते। हिडन ट्रेजर तो बेसिकली एक वर्ड आपने सुना होगा, ट्रोव, ट्रेजर ट्रोव जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं बनेगा। सो अ सिचुएशन विथ नो प्रोग्रेस और सक्सेस, खास करके ऐसी सिचुएशन जहाँ पे स्टार्टिंग में लगेगा कि सफलता मिल सकती है लेकिन फिर नहीं मिल पाती है, तो उसी को ब्लाइंड एली बोल देते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो एक बार, ये कुछ वर्ड्स हैं जो एली से बने हुए हैं। SSC ने ब्लाइंड एली पूछा हुआ है, लेकिन ये पूछे नहीं हुए हैं, लेकिन पता नहीं कब पूछ ले भाई। सो एक आपका क्या है, बैक एली। अब देखो बैक यानी कि पीछे का जो दरवाजा होता है। सो अ नैरो पैसेज बिहाइंड और बिटवीन बिल्डिंग्स। अच्छा, बैक एली का एक और मीनिंग बन जाता है,
बेसिकली बैक एली का मतलब बन जाता है एक सीक्रेट तरीका किसी चीज को करने का। ब्लैक एली यानी कि एक वो पीछे का रास्ता होता है ना, सीक्रेट तरीका, खास करके इलीगल तरीका जो होता है उसको भी ब्लैक एली बोल सकते हैं। इसके अलावा एक आपकी बॉलिंग एली होता है। बॉलिंग एली बेसिकली जहाँ पे बॉलिंग करते हैं, जो वो बॉलिंग का गेम होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अ बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग वेयर पीपल कैन गो बॉलिंग। आगे एक आपने वर्ड देखा टिन पेन एली। टिन पेन एली क्या है बेसिकली? ये है पीपल हु राइट एंड पब्लिश पॉपुलर सॉन्ग्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे भाई, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए टिन पेन एली, ठीक है। इसके अलावा अप योर एली। अप योर एली का मतलब क्या होता है? राइट अप योर एली, शो वेरी सूटेबल फॉर यू। कोई भी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, उसी को बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आपका एली से और वर्ड बनता है एली कैट, जिसको हम बोलते हैं। एली कैट का मतलब होता है एक ऐसी बिल्ली जो स्ट्रीट्स पे रहती है, सड़कों पे रहती है। तो ये एली वाले वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, अब परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले देखो फ्रेजाइल। देखो परसेप्शन का मतलब है आपके मन में एक जो कॉन्सेप्ट बना है, विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी और बिना ऑब्जेक्टिव की रियलिटी का मतलब बताता हूं मैं। अगर देखो जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जाते हैं और अचानक से हमें एक रस्सी दिखाई देती है और रस्सी को देख के हमें लगा कि सांप, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, यानी रस्सी है, रस्सी को देख के हमें लगा कि सांप है, और इस चीज को हम इल्यूजन कह देते हैं। ये इल्यूजन हो गया, ठीक है। सो इल्यूजन विथ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब सॉरी, फॉल्स परसेप्शन, कोई भी परसेप्शन जो है विथ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वो आपका इल्यूजन है। लेकिन एक दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हम रास्ते में कहीं जा रहे थे, हमें लगा एकदम से सांप है, कुछ भी नहीं, हमें लगा सांप, यानी कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी है ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है, कोई वस्तु वहां पे नहीं है। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? उसको बेसिकली हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। तो हेल्यूसिनेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये जो वर्ड्स हैं इनको, फ्रेजाइल का मतलब होता है जो बहुत वीक है, जो बहुत कमजोर है। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन बेसिकली शीत निद्रा होती है। हाइबरनेट करना, शीत निद्रा में चले जाना, हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा, ये नाउन है। हेल्यूसिनोजन, हेल्यूसिनोजन का मतलब बेसिकली क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे हेल्यूसिनेशन हो जाए, उसी को हेल्यूसिनोजन बोल देते हैं। तो एक बार ये वर्ड्स के मीनिंग भी देख सकते हैं। हाइबरनेट वर्ब है टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट। डोरमेंट का मतलब होता है सुसुप्त, आप एकदम खत्म, निद्रा में हो, ठीक है। ये सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है 11/12/2019 शिफ्ट 1 में, ये वाला हाइबरनेट करना। इसके अलावा हेल्यूसिनोजन, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, लेकिन एक ड्रग होता है जैसे कि एलएसडी, that affects people's minds and makes them see and hear things that are not really there, without objective reality वाला, जिससे hallucination होगा। अब परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एसएससी सीजीएल 8/8/2017 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक है इल्यूजन, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ स्पेशली अबाउट समबडी और अबाउट अ सिचुएशन। ये बेसिकली वही है जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी होने के बाद भी कुछ गलत है, यानी कि किसी एक चीज को कुछ और समझ लिया, ये आपका इल्यूजन होता है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली आपका इल्यूजन हो गया। एक आपका वर्ड होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है? अ फॉल्स बिलीफ, यानी कि एक तरीके से जो अंधविश्वास होता है उसको आप डिल्यूजन कह सकते हो। किसी को लगता है कि आदमी मरने के बाद में भाई दूसरे जन्म में पहुंच गया, इसका पुनर्जन्म है, इसको आप डिल्यूजन्स कह सकते हो, ठीक है। सो अ फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ और योर सिचुएशन, ये डिल्यूजन है। एक आपका वर्ड और होता है अच्छा डेजाबू, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है सीपीओ में, ये कई बार आया हुआ है, ये रिसेंट का हमने टैग यहाँ पे लिख रखा है। तो सीपीओ 27/6/2024 को, फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन। देखो क्या होता है, कई बार आपको लगता भी होगा कि जो काम आपके साथ अभी हो रहा है, आपको लगता है यार पहले ऐसा कभी तो हुआ है, वही डेजावू होता है। तो डेजावू बेसिकली क्या हो जाता है कि जो पुरानी चीजें हैं ना, उनकी जो फीलिंग्स अगर हमें आती है तो वो। आगे देखेंगे भाई, अगला है आपका पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर इसको हमें मार्क करना है कि आंसर कौन सा होगा, तो एक बार फटाफट से देखो, मैं आपको हिंदी ये समझाऊं, वो मुझे लगता है कि हिंदी समझाना पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि बिना हिंदी समझे कैसे मार्क कर पाएंगे, क्योंकि समटाइम्स हिंदी निकालने के बाद भी बच्चे नहीं कर पाते। तो पॉइंट बड़ा ये है कि समझ आपको कैसे आएगा। दिस हैज लेड टू दिस वॉट, इसका मतलब है कि ए से शुरू नहीं कर सकते, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है सर। मैनी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड आर फेसिंग सीवियर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, यानी कि बहुत सारी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में फेस कर रही हैं सीवियर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। क्या कोई ऐसा शब्द आया है जो आपका पुराने से रेफरेंस रखता हो? नो, कोई ऐसा नहीं है। मैनी आया है, इंडेफिनिट नेचर का वर्ड है, जनरली पहले सेंटेंस में आएगा। मैनी हो गया, देयर हो गया, ये सब जनरली फर्स्ट सेंटेंस का पार्ट होते हैं, ठीक है। आर्टिकल ए हो गया, ठीक है, ए लॉट ऑफ हो गया, ये सब जनरली
पहले सेंटेंस का पार्ट होते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी से शुरू कर सकते हैं। वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम विच प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि सी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमें ये देखना है बी के बाद ए आएगा या बी के बाद सी आएगा। दिस हैज लेड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल्स, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से इंक्रीज हुआ है ना, आप कहोगे इसका ये परिणाम नहीं है। एक तो ये चीज हो जाएगी। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, हमने कहा कि प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सीवियर इन्वायरमेंटल चैलेंज फेस कर रहे हैं, और इस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, विच प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का जो एक मेन कंट्रीब्यूटर है वो है रैपिड अर्बनाइजेशन, तो आप कह सकते हो कि सी पहले आएगा। अच्छा, एक चीज और आप कह सकते थे यहाँ पे, वो आप क्या कह सकते हो, दिस हैज लेड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल्स, जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल बढ़े हैं, और इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ा है एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम यह है कि गवर्नमेंट्स आर नाउ इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट कर रही है, यानी कि डी आपका लास्ट में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ए और डी पेयर बनेगा, बी और सी पेयर बनेगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था। द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग, वॉइस का क्वेश्चन है, वॉज एक्सप्लेनिंग, पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, वॉज वर्ब, बीइंग के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, बीइंग नहीं है, विल आ गया, इज आ गया, वॉज बीइंग है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, सी सैड स्टूडेंट्स कंप्लीट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। अब जैसे ही आपने देखा कि ये स्टूडेंट्स और कंप्लीट के बीच में कॉमा है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, स्टूडेंट है यहाँ पे वोकेटिव केस का काम करता है। जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए बोलते हैं, सो स्टूडेंट्स कंप्लीट योर टास्क, राम कम हियर, राधिका गो देयर, इस तरीके से हम बेसिकली किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये वोकेटिव केस है। तो कायदे से देखा जाए तो ये यहाँ पे इसका सब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली किससे कहा गया है। वोकेटिव केस एक तरीके से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से ही काम करता है। तो इसका मतलब है जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे बेसिकली सेट टू द स्टूडेंट्स का सेंस आ रहा है, तो सेट टू द स्टूडेंट्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब वोकेटिव केस में कोई नाउन आता है तो इसके साथ आर्टिकल्स नहीं लगाते हम द स्टूडेंट्स नहीं कह सकते थे। लेकिन जब इसको वोकेटिव केस से हटा के इसके ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे तो आर्टिकल द तो आना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि अगर जनरल सेंस रख रहे हैं तो नहीं भी आना चाहिए, तो वहां पर पॉसिबल है, और वहां लेकिन वोकेटिव केस में पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हमने इसको वोकेटिव केस मान लिया, इसका मतलब है अब सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, वी1 से। अगर वी1 से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस को नरेशन में हम क्या करते हैं, 2+V1 से बनाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले सैड दैट, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आया, सैड दैट कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आया, एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, आप कहोगे आ गया जी ऑब्जेक्ट, देखो द भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। सैड दैट स्टूडेंट्स, आप कहोगे ये तो सारे ऐसे ही गलत हो गए वोकेटिव केस से। आप में से कुछ बच्चों को लगेगा ये वोकेटिव केस वगैरह आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको 2 सोर्सेज बता सकता हूँ इन चीज़ों के लिए। सबसे पहले आप ये काम कर सकते हैं कि इंग्लिश रामबाण बुक है, मतलब इंग्लिश रामबाण बुक जो है आपकी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें बड़े डिटेल में दी गई हैं। दूसरा, आरजी विक्रमजीत ऐप पे जाके आप इंग्लिश का वीओडी बैच चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे भी सब कुछ है। बाकी अगर आप वोकैब पढ़ना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अपडेटेड किताब है अभी, जो अब तक के सारे एग्जाम्स को कवर करती है, दैट इज़ वोकैब संजीवनी, ये आपकी अवेलेबल है। और अभी इन पर ऑफर चल रहा है, देखो किताबें बेस्ट सेलर बनी हुई हैं। इसके अलावा रिवीजन के लिए आप पॉकेट रॉकेट 91 रुपीज़ में आपको फ्री होम डिलीवरी के साथ में ये किताबें मिलती हैं, तो आप इनसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये क्लोज टेस्ट का पार्ट है, एक बार मैं कहूंगा कि पॉज करके वीडियो एक बार खुद से आंसर जरूर करना, उसके बाद में देखना। और जब पूरा मॉक कंप्लीट हो तो एक बार अपने मार्क्स जरूर शेयर करना मेरे साथ में कि कितने मार्क्स आपके आए। पावर फूड्स आपका सब्जेक्ट है, आर फूड्स। जो पावर फूड्स हैं वो फूड्स होते हैं, कौन से फूड्स होते हैं, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करते हैं, तो दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, फूड्स आपका एंटीसीडेंट था, इसके हिसाब से प्लूरल आपकी वर्ब आ जाती है प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करते हैं, रिच लेवल्स। किस चीज के रिच लेवल्स, तो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कैसे न्यूट्रिएंट्स, तो एग्जांपल देने के लिए लाइक फाइबर्स, पोटेशियम एंड मिनरल्स। कहा गया कि पावर फूड्स वो फूड्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं रिच लेवल्स, यानी कि बड़े लेवल पे क्या न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे कि फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। विथ पीपल बिकमिंग इंक्रीजिंगली हेल्थ डैश टुडे, क्योंकि आजकल यहाँ पे विथ ने एक तरीके से रीजन देने का काम कर रहा है, लोगों के इंक्रीजिंगली हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से। अच्छा, क्या मैं तो खुद ही बोल गया हेल्थ कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब है जागरूक, लोग जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए आगे देखो, अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आया है तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं, अ लॉट ऑफ फिटनेस ट्रेनर्स इनकरेज देयर क्लाइंट्स टू इंक्लूड दीज फूड्स इन देयर
डेली डाइट टू इंक्रीज मसल डेवलपमेंट। इसका जो रिजल्ट है वो एक पॉजिटिव चीज दिखाई गई है, तो लोग क्या है जागरूक हो रहे होंगे। सबसे पहले एक्सक्लूड करने का मतलब है हटाना। हेल्थ एक्सक्लूडिंग का सॉरी, हेल्थ ऑब्वियस होने का कोई सेंस नहीं होता है। हेल्थ ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, इजी टू विजिबल, तो ये तो कोई सेंस नहीं है। स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, काउंटरफीट, ये भी नहीं बनेगा। यूबीएस का मतलब होता है डाउटफुल, ये भी नहीं बनेगा। तो कॉन्शियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं वो इनकरेज करते हैं देयर क्लाइंट्स। तो इनकरेज वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्लाइंट्स। क्यों इनकरेज कर रहे हैं, क्या पर्पज है, तो पर्पज बताने के लिए 2+V1 टू इंक्लूड, किस चीज को इंक्लूड करना है, दीज फूड्स, इन फूड्स को कहाँ पे इंक्लूड करना है, तो इन प्रपोजिशन है देयर डेली डाइट, उनके डेली डाइट में क्यों इंक्लूड करना है, वाई वाई वाई, तो वाई यानी कि पर्पज, पर्पज है यानी कि 2+V1 टू इंक्रीज। क्या इंक्रीज करना है, इंक्रीज व्हाट, व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो इंक्रीज का ऑब्जेक्ट आ जाएगा मसल डेवलपमेंट। सो मसल डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स जो हैं अपने क्लाइंट्स को इंकरेज करते हैं कि भाई आप इन फूड्स को इंक्लूड करें अपनी डेली डाइट में, ठीक है। देयर आर वेरियस वेज, देयर आपका आ गया स्टार्टिंग में, ये एडवर्ब होता है, आर आपकी वर्ब है, वेरियस वेज आपका सब्जेक्ट हो गया। किस चीज के वेज हैं, तो वेज के साथ प्रेपोजिशन आ गई ऑफ, ऑफ का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए पावर फूड्स। तो आप कहोगे वेज ऑफ पावर फूड्स है, आप कहोगे नहीं, इसका मतलब है कि जो ऑफ का ऑब्जेक्ट है वो यहां आना चाहिए। तो आप कहोगे कि ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में बेसिकली वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो एक्सक्लूडिंग, इनकॉर्पोरेटिंग, इनहेलेटिंग या सिंथिलेटिंग। जैसे आप इन वर्ड्स को देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे पहले कहा गया कि भाई इंक्लूड करो। अगर इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं तो आगे भी तो इंक्लूड करने का तरीका बताएंगे, बहुत सारे तरीके हैं इन फूड्स को इंक्लूड करने के, उसके एग्जाम्पल भी आगे दिए गए हैं। ऑफ कोर्स द की टू इंजॉइंग पावर फूड्स इज प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ दीज फूड्स। आसानी से कह सकते हो यहाँ पे इंक्लूड करने का सेंस है। इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं तो एक्सक्लूड तो एंटोनिम में आ जाएगा। एनिहिलेट करने का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, ये भी नहीं बनेगा। सिंथिलेटिंग, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो वर्ब भी नहीं है। सिंथिलेटिंग का मतलब है कोई चीज जो आपका एकदम अटेंशन खींच ले जाए, बहुत अच्छी जो होती है, उम्दा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकॉर्पोरेटिंग। इनकॉर्पोरेट करना, मैंने शायद स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड ये बोला भी था कि कुछ आपके फीडबैक्स हैं जिनको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इस वीडियो में। इनकॉर्पोरेट करना यानी कि शामिल करना, ठीक है। सो ये वर्ड शायद स्टार्टिंग में यूज भी हुआ था। सो आप ये भी बताना कि जो आज का तरीका है वो लगा कैसा आप लोगों को, है ना, ठीक है। और लाइक शेयर भी करना भाई लोग। तो पावर फूड्स इन योर डेली डाइट, ऑफ कोर्स यानी कि बेशक, द की टू इंजॉइंग पावर फूड्स इज प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ दीज फूड्स। जो की है, जो मेन चीज है इनकी, वो है इनकी प्रिपरेशन। द यूज ऑफ सीजन फ्रेश फूड्स, अगर हम प्रयोग करें सीजन फ्रेश फूड्स का, एंड आइडेंटिफाइंग योर चॉइस ऑफ फ्लेवर, और आइडेंटिफाई करना, द यूज आपका नाउन है, ठीक है। किस चीज का, तो आगे देखेंगे, द यूज आपका नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, सीजन फ्रेश फूड्स, एंड आइडेंटिफाइंग, और आइडेंटिफाई करना किसको, योर चॉइस ऑफ फ्लेवर, आपके चॉइस का फ्लेवर, डैश पावर फूड्स, डैश पावर फूड्स यानी कि फ्रॉम, फॉर या विथ। यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे पावर फूड्स हैं, उनमें से एक को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो ऐसा नहीं है कि कोई सोर्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो डाइवर्स चॉइस हैं उनमें से एक लेना है। आपको मैंने कई बार बताया भी है, इवन सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी हम अमंग का यूज करते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं सी इज द बेस्ट अमंग दीज 20 स्टूडेंट्स, सी इज द बेस्ट अमंग दीज 20। तो अमंग यानी कि 20 में से एक को चूज कर रहे हैं। तो जब हम चीजों को सेलेक्ट करते हैं ना किसी चीज में से, तो अमंग का यूज करते हैं। अगर अमंग का यूज करते हैं तो आप कहोगे कि अमंग इज द करेक्ट आंसर। जब हम सोर्स के रूप में यूज करते हैं तो फ्रॉम है, यहाँ पे ये सोर्स नहीं है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। फॉर और विथ का तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। सो हम कह सकते हैं कि अमंग पावर फूड्स, सम ऑफ द रिकमेंडेड पावर फूड कॉम्बिनेशंस आर डैश। सो सम ऑफ यानी कि कुछ जो रिकमेंडेड पावर फूड कॉम्बिनेशंस हैं आर डैश, आर डैश। अब जैसे ही आप देखोगे कि दैट आर, तो दैट आपका अगर दैट के साथ आर आया है, दैट मीन्स ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है। अगर ये प्रॉपर प्रोनाउन होता तो दैट के साथ तो इज आता है, यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके पहले कोई ना कोई प्लूरल आपका एंटीसीडेंट आया है। हुम नहीं आ सकता क्योंकि ये तो खुद रिलेटिव प्रोनाउन है, हु नहीं आ सकता खुद रिलेटिव प्रोनाउन है, विच नहीं आ सकता खुद रिलेटिव प्रोनाउन है। दोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर दोज दैट आर प्रिपेयर्ड, वो हैं जो कि प्रिपेयर करे जाते हैं इन आवर किचन्स, हमारे किचन्स में, ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर तरीके से। टेक फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, अगर एग्जाम्पल लिया जाए, द कॉम्बिनेशन ऑफ चिकन पीस एंड अनियंस, चिकन पीस और अनियंस का कॉम्बिनेशन बताया, दिस कॉम्बिनेशन इज अ, नॉट चिकन पीस, चिक पीस लिख रखा है, चिक पीस नॉट चिकन, मैंने चिकन पढ़ लिया जल्दी में, ठीक है। सो चिक पीस एंड अनियंस, सो दिस कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है, इज अ पावरफुल सोर्स, ये एक पावरफुल सोर्स है आयरन का,
विच इज डैश बाय द बॉडी। अब जैसे ही आप देखोगे विच इज डैश बाय द बॉडी, तो आयरन को बेसिकली क्या किया जाता है, बॉडी के द्वारा क्या कंज्यूम है, अज्यूम्ड है। अज्यूम का कोई सेंस नहीं बनेगा, एक्ज्यूम का कोई सेंस नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा वो आपका सेंस है भाई जिसकी जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू इस वेरियस पार्ट्स। ऑक्सीजन को वेरियस पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरत है तो विच इज रिक्वायर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आयरन डेफिशिएंसी कैन लीड टू एनीमिया। एनीमिया हो सकता है आयरन की कमी से, फटीग हो सकती है, ब्रेन फॉग एंड टायर्डनेस हो सकती है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट था। बाकी जैसे मैंने बताया था, आप चाहें तो हमारा वीओडी बैच चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बैच है, आपको फुल कंटेंट मिल जाता है इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, सो आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करके 699 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है। बाकी दोनों किताबें वोकेबलरी और आपकी इंग्लिश रामायण, दोनों किताबें ग्रामर वोकैब के लिए अपने आप में मास्टरपीस हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस क्लास की पीडीएफ के लिए बच्चे पूछते रहते हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी। इसके अलावा आप अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं कुछ, तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, आप यहाँ पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।